संचालित विश्व की पहली कार का शुभारंभ किया। सभी के लिए समान स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 कार्यशाला बेंगलुरु में शुरू। मणिपुर विधानसभा का एक दिवसीय सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत और अमेरिका सहित 34 देश मिस्र में बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे ब्राइट स्टार 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। और मेजर ध्यानचंद की जयंती को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व के पहले BS6 स्टेज 6 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि कच्चे तेल के आयात की आवश्यकता खत्म हो। उन्होंने कहा कि कभी कच्चे तेल के आयात में भारत को 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन क्षेत्र के कारण 40% प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए देश को बड़े और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे। पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्स इंजन का। बाकी भी कंपनियां आएगी और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। श्री गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से भारत का कृषि विकास 12% से बढ़कर 20% हो जाएगा। इससे रोजगार के बहुत से अवसर पैदा होंगे। हमारे देश में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारी MSP ज्यादा है और मार्केट प्राइस और कमर्शियल प्राइस कम है और वो खरीदने के लिए भारत सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने पड़े। पर पुरी साहब, आपने और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया उसके कारण पहली बार आज कॉर्न को इंडियन मार्केट में 1800 रुपए के ऊपर भाव मिल रहा है। इसके कारण आपने इथेनॉल की परमिशन दी और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इथेनॉल की इकोनॉमी जिस दिन 2 लाख करोड़ की बनेगी उस दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 12% है वो 20% तक पहुंचेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ईंधन में 20% एथेनॉल के मिश्रण की नीति लागू करके भारत प्रतिवर्ष आयात पर खर्च होने वाले 35,000 करोड़ रुपए बचाएगा। श्री पुरी ने कहा कि भारत ने 2026 तक 20% एथेनॉल मिश्रित करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पहले 2030 तक पूरा किया जाना था। उन्होंने कहा कि 2025 से पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 मिलने लगेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण की प्रक्रिया से किसानों को अब तक 82,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्या के रक्षा मंत्री अदन बेयर डुएले के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। श्री डुएले 3 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी G20 सदस्य देशों को पत्र लिखकर भारत की अध्यक्षता में होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है। India has prioritized engagement with African nations. Our Prime Minister has written to all G20 member countries to include African Union in G20 membership in the upcoming Leaders Summit under India's presidency. Specifically in the field of defense, initiatives like the India-Africa Defense Dialogue, India-Africa Army Chiefs Conclave, and India-Africa Field Training Exercises, FNDEX, show our resolve to deepen ties with Africa. बैठक में केन्या के रक्षा मंत्री ने भारत और केन्या के सद्भावपूर्ण संबंधों की सराहना की। केन्या के रक्षा मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। सितंबर 2022 में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद केन्या के किसी नेता की यह पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नई दिल्ली नगर निगम NDMC पिछले वर्ष से ही राष्ट्रीय राजधानी के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।
इसके एक भाग के रूप में एनडीएमसी ने शहर में प्रमुख स्थानों पर 20 मूर्तियां लगाई हैं और 11 फव्वारे स्थापित किए हैं। एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 80,000 से अधिक पौधों के गमले लगाए गए हैं, जबकि 43,000 पौधे जगह जगह लगाए गए हैं। शिखर सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए मध्य दिल्ली में एक धरोहर उद्यान भी बनाया जा रहा है। ग्रीन स्ट्रिप बनाने के लिए हमने मेजर 32 रोड्स को पूरी तरह से ग्रीन कवर दिया है। 80,000 पॉटेड प्लांट हमने एनडीएमसी एरिया में लगाए हैं। हमने लगभग 43,000 सैपलिंग्स भी हमने लगाए हैं। इसके साथ साथ 3,000 बड़े प्लांट भी हमने लगाए हैं। हमने अब कनॉट प्लेस को पूरी तरह से रिवैम्प किया है। हमने इन 41 रोड्स की फुटपाथ रिपेयर की है। तो पूरी तरह से हम G20 को लेकर के हम तैयार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक बार फिर विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखने की पुष्टि की है। इसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य सुविधाओं को अनुकूल, टिकाऊ और समावेशी बनाना है तथा सभी के लिए उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों और छोटे विकासशील द्वीपों में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस महीने की 19 तारीख को गांधीनगर में संपन्न हुई G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता का संकल्प दोहराया गया। साथ ही भविष्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को समेकित रूप से मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। गांधीनगर में बैठक के बाद जारी किए गए दस्तावेज में कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिवेशन के लिए वैधानिक तौर पर सरकारों के बीच बातचीत के लिए बने संगठन की सफलता और महामारियों पर रोक की तैयारी और उनके संबंध में प्रतिक्रिया के लिए मई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने या समझौते पर सहमति का प्रयास करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दिन में 11:50 पर भेजा जाएगा। ये सूर्य और धरती के बीच L1 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचने में इसे करीब 4 महीने लगेंगे। ये मिशन सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगा। विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच मणिपुर विधानसभा के एक दिन के सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई। सदन अनिश्चितकाल के लिए रद्द किए जाने से पहले मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने व्यापारिक सलाहकार समिति 2023 की 5वीं रिपोर्ट पेश की। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कार्यालय ने घोषणा की थी कि विधानसभा की कार्यवाही 29 अगस्त से फिर शुरू होगी। इससे पहले विधानसभा का सत्र मार्च में हुआ था। नियमानुसार हर 6 महीने में एक सत्र आवश्यक होता है। जम्मू कश्मीर में रेलवे के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार के लिए बनिहाल बारामूला दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण जारी है। रामबन जिले के रेलवे स्टेशन बनिहाल पर ड्रोन सर्वे चल रहा है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रोन सर्वे कंपनी, उत्तर रेलवे और रेलवे पुलिस की एक टीम मौके पर मौजूद है। बनिहाल से बारामूला के बीच रेलवे लाइन की दूरी 135 किलोमीटर है और ये एकल मार्ग रेल यातायात के लिए चालू है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर ए.के. मेहता के अनुसार जनवरी 2024 के अंत तक कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। पंजाब में इस साल कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम वर्षा दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 1 जून से 25 अगस्त तक 341 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मोगा, बरनाला, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, संगरूर, फाजिलका और मानसा जिलों में 30 से 66% तक कम वर्षा हुई, जबकि 8 जिलों में 20 से 87% तक अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम की शुरुआत से ही राज्य के अधिकांश ऊपरी हिस्सों में पूर्व से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय हैं और माझा व दोआबा के पहाड़ी इलाकों की सीमा से लगे जिलों में इस बार अधिकतम नमी के कारण अधिक वर्षा दर्ज की गई है। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। उधर असम के 17 जिलों में 522 गांवों के 1,90,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिला प्रशासन ने 47 राहत शिविर खोले हैं, जहां 427 लोग शरण ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री वितरण 45 राहत शिविर केंद्र खोले गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रभावित लोगों के कुल संख्या में मामूली कमी दिखी गई। कई जिलों में सड़कें, पुल, तटबंध और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आमिनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। इस बीच मौसम विभाग ने 31 अगस्त तक असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय के तराई वाले इलाकों में मानसून की वर्षा हो रही है और अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी। देश के दक्षिणी भागों में तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। 137 सैनिकों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी मिस्र में होने वाले ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास में भागीदारी करने के लिए रवाना हो गई है। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त से अगले महीने 14 तारीख तक जारी रहेगी। मिस्र के मोहम्मद नागिब सैन्य ठिकाने पर यह कार्यक्रम होगा। ब्राइट स्टार 23 एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का नेतृत्व अमरीकी सेंटकॉम तथा मिस्र की सेना करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में 34 देश भागीदारी करेंगे। यह पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। यह पहली बार है जब भारतीय सशस्त्र बल 549 सैनिकों के साथ इस अभ्यास में भागीदारी कर रहा है। अभ्यास में भागीदारी करने वाले देश उभरते अपरंपरागत खतरों से निपटने के लिए श्रेष्ठ अभ्यास साझा करेंगे और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देंगे। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। आकाशवाणी से बातचीत में मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ध्यानचंद ने कहा कि देश में हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों को प्रोत्साहन देना मेजर ध्यानचंद का सपना था। खेलों में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं और मैं इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत खेलों के लिए रास्ते खोले आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ते रहे। ध्यानचंद का भी यही उद्देश्य था कि खेलों में हम तरक्की करें। हॉकी उनका बड़ा प्रिय खेल रहा है। 8 गोल्ड मेडल जिस देश ने जीते हों वो भारत में जीते हैं। हॉकी के अंदर तो कम से कम 400-500 ग्राउंड होनी चाहिए खेलने वाली, तब हम कहेंगे हमारा देश हॉकी में कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश को खिलाड़ियों के योगदान पर गर्व है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर पर 6-0, 6-2, 6-3 से शानदार जीत दर्ज करते हुए सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को पछाड़ते हुए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी का रुतबा भी हासिल कर लिया है। क्रोएशिया के खिलाड़ी बोर्ना गोजो भी बोलीविया के खिलाड़ी ह्यूगो डेलियन को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इससे पहले ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास और नॉर्वे के कैस्पर रूड भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। रूस के विश्व नंबर 3 खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव और जर्मनी के खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरोव आज अपने अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पिछली बार के चैंपियन स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज जर्मनी के डोमिनिक से मुकाबला करेंगे। दुनिया भर में केरल के लोग आज तिरुवोणम मना रहे हैं। आज ओणम का 10वां और सबसे शुभ दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवोणम के अवसर पर सभी नागरिकों, विशेषकर केरल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार केरल की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा उदाहरण है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल संचालित विश्व की पहली कार का शुभारंभ किया। सभी के लिए समान स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 कार्यशाला बेंगलुरु में शुरू। मणिपुर विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत और अमेरिका सहित 34 देश मिस्र में बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे ब्राइट स्टार 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सेदारी करेंगे। और मेजर ध्यानचंद की जयंती को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।